गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सीयर रोहित आप सभी को अपने यूट्यूब क्लास में दिल से स्वागत करता हूं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। आई एम ए टीचर, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। मुझे 12 साल से भी ज्यादा की टीचिंग एक्सपीरियंस है और अपने इस टीचिंग जर्नी में मैंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को पढ़ाया, जिसमें 11th स्टैंडर्ड टू बीकॉम फाइनल ईयर और सीए में इंटरमीडिएट लेवल तक के बच्चों को मैंने पढ़ाया है। यूट्यूब पे पढ़ाने की इस जर्नी को मैंने 2020 में कोरोना के टाइम पे स्टार्ट किया था, बट कोविड के टाइम पे स्टार्ट किया था। बट मेरे पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल थे उनसे मैंने 7 या 8 वीडियोस बनाए, अलग अलग टॉपिक, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे मैंने वीडियोस बनाए। बट ड्यू टू माई सीए स्टडीज एंड अदर रीजंस की वजह से मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू नहीं कर सका। बट फाइनली सीए बनने के बाद और सेटल होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे यूट्यूब पे पढ़ाना कंटिन्यू रखना चाहिए। तो मैं अब अपने इस चैनल को वापस से शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं 11th स्टैंडर्ड से लेकर बीकॉम फाइनल ईयर तक जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लाइक अकाउंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंट्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनसे रिलेटेड बहुत सारे जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके वीडियोस मैं अपने चैनल पे डाला करूंगा। मोस्टली 11 और 12 के अकाउंट्स के मैं सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मैं अपने इस चैनल पे पढ़ाऊंगा। तो जो भी बच्चे 11 और 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं, उनको हमारे चैनल से बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि जो भी आपके अकाउंट्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टिपिकल चैप्टर है, जो बच्चों को एक बार में नहीं समझ में आता है, वो मैं अपने इस चैनल पे बड़े ही ईजी लैंग्वेज पे समझाने वाला हूँ। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड जो भी कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करें। इस पहले एपिसोड में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें मैं आपको अकाउंट्स के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। तो इसी सीजन में हम सीखेंगे अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज कैसे किए जाते हैं, लेजर पोस्टिंग कैसे होती है, यानी अकाउंट्स के वेरी बेसिक्स चीजों के बारे में समझेंगे। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का अकाउंट्स का बेसिक्स ही स्ट्रांग नहीं होता है। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है तो आपको अकाउंट्स के बाकी सारे चैप्टर समझ में नहीं आएंगे, आपको कहीं ना कहीं अकाउंट्स में दिक्कत, प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर हम अपने एक बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग के नीचे पहले फाउंडेशन तैयार होता है। अगर उस फाउंडेशन ही वीक है तो बिल्डिंग कभी भी उस वीक फाउंडेशन पे खड़ी नहीं रह सकती। ठीक है, तो सबसे पहले अकाउंट्स में हमें बेसिक्स स्ट्रांग करना पड़ता है, और मैं आपको बेसिक्स इतना स्ट्रांग कर दूंगा, मैं आपको इतना अच्छा से शानदार तरीका से जर्नल एंट्री सिखाऊंगा कि उसके बाद आप कोई भी चैप्टर अकाउंट्स में पढ़ो, आप इजीली समझ सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको मैं 2 या 3 एपिसोड में डालूंगा, जिसमें फर्स्ट एपिसोड, सेकंड और थर्ड एपिसोड, इसमें मैं 3 से 4 एपिसोड में आपके सारे बेसिक्स को कवर कर दूंगा। इसके बाद हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइक बीआरएस, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर अकाउंट्स में, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ये सारे चैप्टर्स को मैं अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। तो अब आज का क्लास चलिए शुरू करते हैं। तो अपने फर्स्ट एपिसोड में हम सीखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, ओके। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि अकाउंट्स की जरूरत कहां पड़ती है। अकाउंटिंग की जरूरत हमें पड़ती है बिजनेस में। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी। क्यों, मैं अभी समझाता हूं। तो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें बिजनेस में अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है, बिजनेस में अकाउंटिंग करने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले समझते हैं ऐसा क्यों। अगर मैं आपसे पूछूं एक सिंपल सा क्वेश्चन कि किसी भी बिजनेस को करने के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, तो टू अर्न प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस को करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। ओके, तो बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो मेरे दोस्त, अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कैलकुलेट करना। देखो, अकाउंटिंग करने के ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, बट मैं ये पहला क्लास पढ़ा रहा हूं अकाउंट्स का 11th क्लास के बच्चों के लिए, तो अभी मैं बहुत ही बेसिक सा बातें करूंगा। ठीक है, तो बिजनेस करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, तो अकाउंटिंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कैलकुलेट करना। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हो, बट आप कभी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कि आपने कितने का प्रॉफिट कमाया जब तक आप अकाउंटिंग ना करो। तो अकाउंटिंग करने से पता चलता है कि हमने बिजनेस में कितने का प्रॉफिट कमाया। ओके, तो अब सवाल है कि क्या सब प्रॉफिट हम डेली कैलकुलेट करते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट भाई डेली तो अपने बिजनेस करते हैं, डेली तो अपने धंधा करते हैं, लेकिन प्रॉफिट जो कैलकुलेट करते हैं वो ईयरली बेसिस पे, ना कि डेली बेसिस पे। तो प्रॉफिट अपने ईयरली कैलकुलेट करते हैं, नॉट ऑन डेली बेसिस। ठीक है, इसका मतलब अपने साल भर मस्त बिजनेस करते हैं और साल के एंड में, ईयर एंड पे पता करते हैं कि पूरे साल भर में हमने कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस कमाया। ओके, तो मैंने आपको बताया बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कैलकुलेट करना। ठीक है, अब प्रॉफिट कैलकुलेट अपने डेली नहीं करते हैं, साल में एक बार करते हैं, ईयर एंड पे करते हैं, यानी पूरे साल अपने बिजनेस करते हैं, ईयर एंड पे अपने कैलकुलेट करते हैं कि हमने कितने का प्रॉफिट या लॉस कमाया। ठीक है, ओके। अब सवाल है कि ये प्रॉफिट निकलता कैसे। सारे बच्चों को पता है कि प्रॉफिट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इसका मतलब आप अपने बिजनेस के सारे इनकम लो और सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, प्रॉफिट निकल जाएगा। बट सवाल है कि आपको जो प्रॉफिट निकालना है वो पूरे साल भर का निकालना है। तो इनकम भी आप पूरे साल भर का लोगे और एक्सपेंसेस भी आप पूरे साल भर का लोगे। तो आप एक बात बताओ, क्या किसी भी पर्सन के लिए ये पॉसिबल है कि एक साल में उसने कितने का इनकम जनरेट किया ये उसके दिमाग में हो, एक साल में उसने कितने का खर्च किया ये उसके दिमाग में हो? तो पूरे साल भर का इनकम और साल भर के जो खर्चे होते हैं वो किसी भी पर्सन के माइंड में नहीं हो सकता भाई। ठीक है,
सपोज आप एक बिजनेस कर रहे हो, तो आप आज पहला दिन आपका फर्स्ट डे ऑफ द बिजनेस है। आज आपके बिजनेस में 10 तरह के खर्चे होंगे, लाइक आपने इलेक्ट्रिसिटी पे किया, रेंट पे किया, टेलीफोन बिल, स्टाफ को सैलरी दिया, ठीक है, आपने गुड्स खरीदा, गुड्स बेचा, दुनिया भर के खर्चे, दुनिया भर के इनकम होंगे आपके पहले दिन। सेकेंड डे भी आपके दुनिया भर के खर्चे, दुनिया भर के इनकम होंगे। इस तरह से पूरे 365 दिन आपके बिजनेस में हजारों लाखों खर्चे और हजारों लाखों इनकम हो सकते हैं, हजारों लाखों ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। क्या किसी भी बिजनेसमैन के लिए यह पॉसिबल है कि उन सारे ट्रांजेक्शन को अपने दिमाग में रखना? बिल्कुल नहीं। कोई भी ह्यूमन बीइंग के पास इतना ज्यादा मेमोरी स्टोरेज नहीं होता है कि वो सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को दिमाग में रखे, ठीक है। तो मेरे दोस्त, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव भले प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, लेकिन अकाउंटिंग में जो सबसे पहला काम होता है वो होता है डेली के बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ठीक है। तुम सपोज आप एक अकाउंटेंट हो, आप किसी कंपनी में गए अकाउंटिंग करने के लिए, तो आज आपका पहला काम होगा कि उस कंपनी में आज जो भी खर्चे और इनकम हुए हैं उसको रिकॉर्ड करना। कल आप अकाउंटिंग करने आओगे तो कल भी बिजनेस में जो भी खर्चे और इनकम होंगे आप उसको रिकॉर्ड करोगे। इस तरह से आप थ्रू आउट द ईयर बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करोगे। ऐसे क्या होगा, अगर आप डेली के ट्रांजैक्शंस को जब रिकॉर्ड करोगे तो जब ईयर एंड आएगा तो आपके पास पूरे साल भर के इनकम और साल भर के खर्चे का रिकॉर्डिंग होगा। अब आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने पूरे साल भर में कितने का प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रॉफिट का मतलब होता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। और इनकम हम लोग जो लेते हैं ये फॉर द होल ईयर लेते हैं, यानी इनकम अपने पूरे साल भर का लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और एक्सपेंसेस भी अपने पूरे होल ईयर का लेते हैं, मतलब पूरे साल भर का इनकम और पूरे साल भर के खर्चे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पूरे साल भर का इनकम और पूरे साल भर का खर्चा कैसे लेंगे? तो अकाउंटिंग का जो सबसे पहला फंक्शन है वो ये है कि डेली के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। यानी सिस्टमैटिक मैनर में डेली के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। तो मैंने अभी तक जो पढ़ा है उसे मैं कंक्लूड करता हूं। बिजनेस करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, तो अकाउंटिंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कैलकुलेट करना। अब ये प्रॉफिट अपने डेली कैलकुलेट नहीं करते हैं, बल्कि साल में एक बार ईयर एंड होने पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब ईयर एंड होने पे प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे? पूरे साल भर का इनकम और पूरे साल भर का एक्सपेंसेस लेंगे, अपने आप प्रॉफिट निकल जाएगा। बट मेरे दोस्त, पूरे साल भर का इनकम और पूरे साल भर का खर्चों के लिए अपने को डेली में होने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ता है पहले, क्योंकि किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि पूरे ईयर का इनकम और पूरे ईयर का एक्सपेंसेस उसके दिमाग में हो। तो सबसे पहले अपने अकाउंट्स में पहला काम है कि जो डेली के जो इनकम और खर्चे होते हैं उन्हें अपने रिकॉर्ड करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग जब करेंगे तो पूरे ईयर के एंड में अपने पास पूरे साल भर का इनकम और खर्चे का डिटेल रहेगा, जिसकी हेल्प से अपने इजिली प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकेंगे। ओके, रिकॉर्ड कैसे करेंगे? सिस्टमैटिक मैनर में। अब ये सिस्टमैटिक मैनर क्या है इसे हम समझते हैं। तो भाई मेरे अकाउंट्स में दो सिस्टम होते हैं, अकाउंटिंग करने के दो सिस्टम होते हैं, एक सिंगल एंट्री सिस्टम और एक डबल एंट्री सिस्टम। एक सिंगल एंट्री सिस्टम एंड द सेकंड इज डबल एंट्री सिस्टम। मैं आपको एक बात बता दूं, पूरा अकाउंट्स 99% अकाउंट्स होता है वो होता है डबल एंट्री सिस्टम पे। डबल एंट्री सिस्टम पे यानी जो भी बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी लोग अकाउंटिंग करते हैं, वो सारे डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके अकाउंटिंग करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम भी हम सीखेंगे क्या होता है, ये एक सेपरेट चैप्टर में सीखेंगे, वहीं सीखेंगे, वहीं इसका काम खत्म हो जाएगा। पूरा जो अकाउंट्स पढ़ना है वो अपने को डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ना है। तो अगर मैं बोलूं कि अब के बाद मैं आपको जो भी अकाउंट्स में पढ़ाऊंगा या पूरा सिलेबस आपका जो है वो है डबल एंट्री सिस्टम पे। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलती है मेरे दोस्त? डबल एंट्री सिस्टम बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलती है, लेकिन जो सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलती है वो ये कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज डबल इफेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होते हैं। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट होंगे, या तो कुछ आएगा या तो कुछ जाएगा, या तो कुछ बढ़ेगा या तो कुछ घटेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फर्नीचर खरीदा 50,000 का, तो इसका डबल इफेक्ट ये है कि मेरे पास फर्नीचर आया, कैश गया। मैंने अपने बिजनेस के मशीन बेच दिए, तो इसका डबल इफेक्ट ये है कि मशीन गया और पैसा आया। तो हर ट्रांजैक्शंस के डबल इफेक्ट होते हैं। सपोज अगर किसी ट्रांजैक्शन में डबल इफेक्ट ही ना हो, आपने कोई ट्रांजैक्शंस किया जिसमें डबल इफेक्ट नहीं है, तो उसे ट्रांजैक्शंस ही नहीं बोलेंगे, उसे अपने जस्ट एक इवेंट बोलेंगे कि ये एक इवेंट है। फॉर एग्जांपल, मेरे फ्रेंड का एक बर्थडे पार्टी है, मैंने अपने फ्रेंड को एक आईफोन गिफ्ट किया। ऐसा कभी होगा नहीं, बट सपोज मैंने अपने फ्रेंड को एक आईफोन गिफ्ट किया, तो आईफोन गिफ्ट किया इसका मतलब मेरी जेब से पैसा गया बट आया कुछ नहीं। तो यहां पे ये डबल इफेक्ट नहीं है, ये एक सिंगल इफेक्ट है। तो इट इज जस्ट एन इवेंट है, ये कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है, ठीक है। तो पहले ट्रांजैक्शन और इवेंट के बीच का डिफरेंस है। मैंने फर्नीचर खरीदा, तो ये एक ट्रांजैक्शन है क्योंकि फर्नीचर आया, पैसा गया, इसमें डबल इफेक्ट हो रहा है। बट गिफ्ट देना इज नॉट डबल इफेक्ट, तो इसमें ट्रांजैक्शंस नहीं है, इसे अपने इवेंट बोलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर मैंने अपने फ्रेंड को गिफ्ट दिया, ये एक इवेंट है? यस, बिल्कुल इवेंट है। लेकिन इमेजिन करिए, मैंने एक फर्नीचर खरीदा, क्या ये इवेंट है या ट्रांजैक्शन है? ये ट्रांजैक्शन भी है, ये एक इवेंट भी है। ट्रांजैक्शंस उसी को बोलते हैं जिसमें डबल इफेक्ट है,
और इवेंट कुछ भी हो सकती है मेरे दोस्त। इनफैक्ट जो ट्रांजैक्शन है वो भी इवेंट है। आप आज मेरा क्लास ले रहे हो, ये भी एक इवेंट है। आपने कोई गुड्स खरीदा, ये भी इवेंट है। आपने कोई एसेट्स बेचा, ये भी इवेंट है। आपने रेंट पे किया, ये भी इवेंट है। यानी दुनिया में जितनी भी घटना होती है वो सब इवेंट है। इनफैक्ट अगर कोई ट्रांजैक्शन होते हैं वो भी इवेंट है। ओके, तो मैंने क्या बताया कि इवेंट कुछ भी हो सकता है, बट ट्रांजैक्शन उसी को बोलेंगे जिसमें डबल इफेक्ट हो। तो एक लाइन में आपको बताने जा रहा हूं, आप बोलना ये सही है कि गलत है। ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट बट ऑल इवेंट आर नॉट ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जांपल, मैंने फर्नीचर बेचा या फर्नीचर खरीदा, ये ट्रांजैक्शन है, ये इवेंट भी है। मैंने अपने फ्रेंड को गिफ्ट दिया, ये इवेंट है बट ये ट्रांजैक्शंस नहीं है। तो ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट बट ऑल इवेंट आर नॉट ट्रांजैक्शन। देखिए मैंने यहां पे लिखा है एवरी ट्रांजैक्शन हैज डुअल इफेक्ट। जैसे कुछ इंक्रीज होगा तो कुछ डिक्रीज होगा, कुछ इनफ्लो होगा तो कुछ आउटफ्लो होगा। आप लिखते हुए चले, नोट्स बनाते हुए चले। इफ नो डबल इफेक्ट, अगर किसी ट्रांजैक्शन में डबल इफेक्ट नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन ही नहीं है, बल्कि वो एक जस्ट एक इवेंट है। ओके, अब यहां पे देख सकते हो मैंने वो लाइन लिखा है कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शंस। गॉट इट? कि अकाउंट्स में अपने बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन जो सबसे पहली चीजें सीखेंगे वो है डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। तो सवाल है कि अकाउंट्स का जो पहला फंक्शन है उसमें अपने डेली के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ना कि इवेंट को। याद रखिए, अगर बिजनेस में कोई इवेंट हो रहा है तो उसे अपने रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर वो इवेंट ट्रांजैक्शन है तभी रिकॉर्ड करेंगे, बट अगर वो इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसे अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बॉस ने आज एक बिजनेस डील किया, आज मेरे बॉस ने को एक प्रोजेक्ट मिला या किसी तरह का बिजनेस डील किया या किसी तरह का बिजनेस मीटिंग किया, तो ये जस्ट एक इवेंट है, इसको अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे अंटिल इसमें कुछ इनफ्लो या आउटफ्लो ना हो, कुछ इंक्रीज या डिक्रीज ना हो फाइनेंशियल चीजों का। ओके, तो ये अपने इवेंट्स हुए, इसे अपने रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अपने सीखेंगे फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स इन अकाउंट्स। अगर आपको अकाउंट्स स्ट्रॉन्ग करना है और आप चाहते हो कि आपके बेसिक्स काफी स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आपको अकाउंट्स में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उन्हें सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो टर्म्स है उनका नाम है, सबसे पहले टर्म्स का नाम है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? अगर अपने को बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले अपने को बिजनेस में कैपिटल लगाना होता है। ये कैपिटल है क्या? सपोज आपको बिजनेस करना है एंड यू नीड 50 लाख रुपीज टू स्टार्ट योर बिजनेस। 50 लाख चाहिए आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब ये 50 लाख आएगा कहां से? आप अपने पापा के पास गए और डिमांड किया कि पापा मुझे 50 लाख चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करना है। आपके पापा ने बोला कि देखो बेटा 50 तो नहीं, बट मैं आपके लिए 30 लाख रुपए रखा हूं। आपके पापा ने आपके लिए 30 लाख रुपए की सेविंग की थी, जो आपके पापा ने आपको दे दिया। अब आप 30 लाख रुपए को बिजनेस में डालोगे। इसका मतलब ये जो 30 लाख रुपए है ये आपका खुद का पैसा है। यू डोंट नीड टू रिपे दैट अमाउंट टू योर फादर। क्या आप ये 30 लाख अपने पापा को रिटर्न करोगे कभी? बिल्कुल नहीं। क्या आपके पापा इस 30 लाख पे इंटरेस्ट डिमांड करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये 30 लाख आपका खुद का पैसा है जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे। तो पर्सनल मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कैपिटल। ओके, तो मैं कैपिटल के बारे में लिखने जा रहा हूं। पर्सनल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय ऑनर। इसका मतलब ऑनर जो अपना पर्सनल अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल है। सेकेंड थिंग जो है वो है लायबिलिटी। सेकेंड थिंग क्या है? लायबिलिटी। अभी लायबिलिटी क्या है? मैंने आपको बताया था कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 50 लाख चाहिए, बट आपके पापा ने आपको 30 लाख रुपया दिया। अब आपको लग रहा है कि यार 30 लाख में तो बात बनेगी नहीं और 20 लाख की कमी पड़ रही है, तो आपके एक फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया कि 20 लाख का बैंक से लोन ले लो। तो आप गए बैंक से 20 लाख का आपने लोन ले लिया। ठीक है, एक बात बताओ, ये जो लोन आपने लिया है क्या ये आपका खुद का पैसा है? बिल्कुल नहीं। इसे आपको फ्यूचर में रीपे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। ये बैंक को आपको लौटाना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। तो एनीथिंग विच इज पेबल इन द फ्यूचर, इसका मतलब कोई भी चीज जो आपको फ्यूचर में पे करना है किसी को, वो आपके लायबिलिटी हो गया। तो लायबिलिटी का मतलब हो गया ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस which is payable in future। तो बिजनेस के ऑब्लिगेशन जो आपको फ्यूचर में पे करना है, बिजनेस के ऑब्लिगेशंस या रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी जो आपको फ्यूचर में पे करना है वो आपके लायबिलिटी हो गए। ठीक है, तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 30 लाख आपका खुद का पैसा है, ये आपका कैपिटल है, और 20 लाख का आपने लोन लिया, ये आपका लायबिलिटी है। ओके, तो अब आपके पास है 50 लाख रुपए। इस 50 लाख का आप करोगे क्या? इस 50 लाख से सबसे पहले आप एक शॉप खरीदोगे, एक दुकान खरीदोगे। ठीक है, अगर आपको रेडीमेड दुकान नहीं मिला तो आप एक प्लॉट खरीद के उसके ऊपर एक बिल्डिंग बनाओगे, एक दुकान बनाओगे। ठीक है, उसके बाद आप फर्नीचर खरीदोगे, उसके बाद आप उसमें मशीन लगाओगे, आप कुछ स्टॉक खरीदोगे जो आपको बेचना है। सपोज आपको स्टेशनरी बेचना है तो आप स्टेशनरी के स्टॉक खरीदोगे, रेडीमेड गारमेंट्स बेचने हैं तो आप उसके स्टॉक खरीदोगे।
अगर आपके पास कुछ पैसा बच गया तो आप इन्वेस्ट करोगे कहीं, कुछ पैसा आप हाथ में कैश रखोगे, कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट करोगे। तो यानी अल्टीमेटली मैं बोलूं तो 50 लाख से आप अपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे, बिजनेस के प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो बिजनेस के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना इज कॉल्ड एसेट्स। तो आप उस 50 लाख से बेसिकली क्या जनरेट कर रहे हो, आप उस 50 लाख से जनरेट कर रहे हो एसेट्स, ठीक है। तो अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है एसेट्स। तो एसेट्स का मतलब हो गया बिजनेस के प्रॉपर्टी जिसमें बिजनेस के सारे पैसे इन्वेस्टेड होते हैं, चाहे वो शॉप हो गया, चाहे वो मशीन हो गया, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, कैश, बैंक, यानी जो भी आपके बिजनेस के प्रॉपर्टी है वो सारे आपके एसेट्स कहलाएंगे। तो एसेट्स का मतलब हो गया बिजनेस के प्रॉपर्टी। तो अभी मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स बताया, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। मैं बोल सकता हूं कि आपने अपने बिजनेस के सारे एसेट्स में कितने इन्वेस्ट किए, 50 लाख रुपीस आपने इन्वेस्ट किए हो, 50 लाख रुपीस। तो ये 50 लाख रुपए आया कहां से, आपके कैपिटल और लायबिलिटी मिलकर ये 50 लाख का एसेट्स बनाया है बिजनेस में। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि बिजनेस में जो भी एसेट्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी बिजनेस के कैपिटल और लायबिलिटी मिलकर एसेट्स बनाता है। आप देख सकते हो कि आपके कैपिटल थे 30 लाख, आपने लोन लिया था 20 लाख और ये 50 लाख ही आपने बिजनेस के एसेट्स में इन्वेस्ट किया। तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये एक इक्वेशन बन गया है और इस इक्वेशन को अपने नाम देते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, या इसका एक और नाम है जिसे अपने बोलते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन, बैलेंस शीट इक्वेशन। मैं आपके बता दूं कि आपके 11 कॉमर्स के सिलेबस में अकाउंटिंग इक्वेशन बोल के एक सेपरेट चैप्टर है। मतलब ये जो इक्वेशन बना है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इस इक्वेशन को अपने बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसका नाम है डेटर। तो सवाल है ये डेटर क्या होता है। देखो हम बिजनेस करते हैं तो हमारे बिजनेस में बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। कुछ कस्टमर्स हमसे कैश में सामान खरीद के जाते हैं और कुछ कस्टमर क्रेडिट में सामान खरीद के जाते हैं। यानी कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिन्होंने सामान लिया, पैसा दिया, चलते बना। कुछ कस्टमर ऐसे बोलते हैं कि भैया आज दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। यानी जिन कस्टमर को हम क्रेडिट में गुड सेल करते हैं उसे अपने डेटर्स कहते हैं, ठीक है। तो डेटर किन्हें बोलते हैं, कस्टमर टू whom गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो जिन कस्टमर को अपने गुड्स क्रेडिट में सेल करते हैं उन्हें अपने डेटर बोलते हैं, ठीक है। अब सवाल है क्रेडिटर किसे बोलते हैं, क्रेडिटर किसे बोलते हैं। क्रेडिटर हमारे सप्लायर होते हैं जिनसे हम गुड्स खरीद के अपने दुकान में गुड्स सेल करते हैं। तो जो सप्लायर हमें क्रेडिट में गुड्स सप्लाई करता है उसे क्रेडिटर बोलते हैं। ओके, सपोज आप स्टेशनरी बेच रहे हो। अब स्टेशनरी बेचने के लिए आप बहुत सारे लोग से स्टेशनरी खरीदते होंगे तब ना आप सेल कर पाते हो। तो सपोज मेरे टोटल 5 सप्लायर है जो मुझे स्टेशनरी सप्लाई करता है और इन्हीं स्टेशनरी को मैं आगे सेल करता हूं। तो 5 में से 2 ऐसे सप्लायर है जिससे मैं क्रेडिट में गुड्स खरीद रहा हूं। सपोज ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 मेरे सप्लायर हैं। ए, बी और सी, ये 3 सप्लायर से जब भी मैं गुड्स खरीदता हूं तो कैश पेमेंट करके खरीदता हूं। इसका मतलब मैं इन्हें कैश पेमेंट कर देता हूं। लेकिन डी और ई ये वो सप्लायर है जो मेरे को क्रेडिट में गुड्स सप्लाई करते हैं, क्रेडिट में गुड्स सप्लाई करते हैं। तो जो सप्लायर मुझे क्रेडिट में गुड्स सप्लाई करते हैं उन्हें अपने क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है। अब सवाल है कि ये डेटर और क्रेडिटर के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि मेरे भाई एक बात बताओ, अगर आपके दुकान में 100 कस्टमर आ रहे हैं जिसमें से 20 कस्टमर ऐसे जो आपके दुकान से क्रेडिट में गुड्स लेके गए, तो आप उन 20 कस्टमर का नाम लिखोगे अपने अकाउंट्स में। क्योंकि अगर आप उनका नाम नहीं लिखोगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि मुझे इनसे पेमेंट लेने हैं। ठीक उसी तरह से अगर मैं 5 सप्लायर से यहां पे गुड्स बाई कर रहा हूं, ए बी सी डी ई, ए बी सी से मैं कैश में पेमेंट कर रहा हूं बट डी और ई मुझे क्रेडिट में गुड्स सप्लाई कर रहा है, तो मैं अपने अकाउंट्स में डी और ई का नाम लिखूंगा कि मुझे डी और ई को पेमेंट करने हैं फ्यूचर में। ओके, तो क्रेडिटर मतलब ये हो गया जिनसे मैं गुड्स क्रेडिट में बाई करता हूं, जिनसे मैं गुड्स क्रेडिट में खरीदता हूं, और डेटर वो हो गया जिसे मैं गुड्स क्रेडिट में सेल करता हूं। ओके, तो ये अपना डेटर और क्रेडिटर 2 और इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो मैंने 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताया, कैपिटल, एसेट्स, कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, डेटर और क्रेडिटर। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इज ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग्स क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जब अपने बिजनेस करते हैं तो हमें पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से बहुत कुछ लेते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आज हमें घर में कैश की जरूरत है तो मैंने बिजनेस से 10,000 का कैश निकाला, घर पे लेके चला गया और घर के जो भी पर्सनल काम है वो मैंने कर दिया। सपोज मेरे एक रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है तो मैं खुद के लिए कपड़े क्या बाहर से लूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं अपने ही शॉप से गारमेंट्स लूंगा और उसे यूज करूंगा। सपोज बिजनेस में एक फर्नीचर रखा हुआ है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये बेकार है, इसका काम घर पे है, तो मैं बिजनेस का फर्नीचर उठा के घर लेके चला गया। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि बिजनेस से अगर कोई भी चीज हम पर्सनल पर्पस के लिए घर लेके जाते हैं, पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस का कोई भी चीज विड्रॉ करते हैं तो उसे अपने ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग्स बेसिकली कैपिटल का अपोजिट हो गया।
मैंने आपको कैपिटल में बताया पर्सनल मनी बिजनेस में जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो कैपिटल है। इसके उल्टा ड्राइंग्स है, जब पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से हम कुछ विड्रॉ करते हैं उसे अपने क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स का मतलब हो गया एनीथिंग विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, यानी एनीथिंग विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस से इसका मतलब एनीथिंग विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, यानी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से हम कुछ भी विड्रॉ करते हैं उसे अपने क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये 6 इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैंने आपको सिखाया। अपना नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे जर्नल एंट्रीज के बारे में, और जर्नल एंट्री का वीडियो आप मिस ना करें। उसमें मैं आपको जर्नल एंट्री करने के बहुत अच्छे तरीका बताऊंगा, और मैं आपको इस तरह से सिखाऊंगा एंट्री कि आप कभी भूल ना पाओ और किसी भी टिपिकल एंट्री को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर आपने कुछ सीखा तो अपने फ्रेंड तक इसे जरूर शेयर करें, अपने फ्रेंड को भी सीखने में मदद करें। जो लोग कॉमर्स लेकर पढ़ रहे हैं उन तक हमारी वीडियो जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो अगला इंपॉर्टेंट वीडियो आप हो सके तो मिस कर दोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।